हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जिसकी हेडिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले साइड में यहाँ पर कुछ आपको इमेज दे रखी है, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो गार्डन पी पर किए थे। गार्डन पी मतलब जो मटर हम खाते हैं, जो एडिबल पी होता है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, पहले तो उसका रीजन क्या था एक्सपेरिमेंट करने का। मेंडल ये समझना चाहते थे कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा वो क्या मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है जिससे नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अपनी पेरेंटल जनरेशन की जैसी ही दिखाई देती है। तो उन्होंने इस प्रोसीजर को समझने के लिए गार्डन पी जो है उसको चूज किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और गार्डन पी के उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को यूज किया और मतलब 14 ट्रेट्स के ऊपर उन्होंने स्टडी की। अब कैरेक्टर और ट्रेट क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको समझा रखा है। जैसे कि सीड का शेप जो है वो कैरेक्टर है। अब सीड का शेप राउंड भी हो सकता है और रिंकल्ड भी हो सकता है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये सीड शेप के ट्रेट हो गए। और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे आई कलर जो है वो एक कैरेक्टर हो गया। अब आई का कलर जो है वो ब्लैक भी हो सकता है और आई का कलर ब्राउन भी हो सकता है। तो आई कलर तो कैरेक्टर हो गया और ब्लैक और ब्राउन जो है वो क्या हो गए, ट्रेट हो गई। अब मेंडल ने अपनी स्टडी करने के लिए गार्डन पी जो है उसके 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था। अब ये 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उनके ट्रेट कौन कौन से होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक कैरेक्टर उन्होंने चूज किया स्टेम की हाइट, जिसमें डोमिनेंट जो है वो टोल है और रेसेसिव जो है वो ड्वार्फ है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सीड का जो कलर है उसको चूज किया, जिसमें येलो डोमिनेंट होता है और ग्रीन रेसेसिव होता है। सीड का जो शेप होता है उसमें डोमिनेंट राउंड और रिंकल्ड जो है वो रेसेसिव होता है। उसके बाद में फ्लावर का कलर जो है उसमें वायलेट डोमिनेंट और वाइट जो है वो रेसेसिव। फ्लावर की पोजीशन की अगर हम बात करें तो एक्सियल जो है वो डोमिनेंट होता है और टर्मिनल जो है वो रेसेसिव होता है। पोड का कलर मतलब जो फ्रूट होता है उसमें ग्रीन डोमिनेंट और येलो रेसेसिव। पोड का जो शेप होता है उसमें फुल जो है या फिर इन्फ्लेटेड जो है वो डोमिनेंट है और कंस्ट्रिक्टेड जो है वो रेसेसिव ट्रेट होता है। तो आपको ये 7 कैरेक्टर और इसके जो 14 ट्रेट्स हैं वो आपको याद कर लेने हैं। कैसे आप याद करोगे, एक ट्रिक से बताती हूँ। आपने एक प्लांट को जब व्यू किया तो सबसे पहले आपने उसकी हाइट देखी, ठीक है, तो स्टेम की हाइट पहला कैरेक्टर हो गया। उसके बाद में आप ये इमेजिन करो कि ये प्लांट बना कैसे होगा। मतलब एक सीड को मैंने शो किया तब जा करके एक प्लांट का फॉर्मेशन हुआ होगा, सीड ने जर्मिनेट करके। तो सबसे पहले प्लांट को बनाने के लिए सीड की रिक्वायरमेंट है, तो सीड का कलर कैसा है, फिर दूसरा सीड का शेप कैसा है। अब जब प्लांट ने जर्मिनेट किया तो उसके ऊपर क्या आए होंगे, फ्लावर आए होंगे, तो फ्लावर का कलर जो है वो हो गया और फ्लावर की पोजीशन जो है वो हो गया। उसके बाद में जब फ्लावर बना होगा तो उसमें फ्रूट बने होंगे, तो फ्रूट का कलर मतलब पोड का कलर जो है वो करेक्टर हो गया और पोड जो है उसकी शेप कैसी है वो हो गया। तो इस तरीके से ये 7 जो कैरेक्टर्स हैं उनको आप सीक्वेंस में याद कर सकते हो। ट्रिक मैंने बता दी है, अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप रिवर्स करके एक बार व्यू कर लो, आपको समझ में आ जाएगी। अब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है उसको क्लियर कर लेते हैं। It was during the mid 19th century that headway was made in the understanding of inheritance. मिड 19th सेंचुरी की बात है, उस टाइम के दौरान इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोसीजर चल रहा था। ग्रेगर मेंडल conducted hybridization experiments on garden peas for 7 years, 1856-1863, and proposed the law of inheritance in living organism. ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका 1822 में बर्थ हुआ ऑस्ट्रिया में, उन्होंने 7 ईयर्स तक 1856 से 1863 तक गार्डन पी पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि दो प्लांट के कैरेक्टर्स जो हैं उनको यूज किया और फिर जो जनरेशन है, जो प्रोजिनी है, उनमें उन दोनों को कैरेक्टर्स को लाने की कोशिश की। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और उनका बेसिक रीजन ये था कि वो ये देख सके कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें इनहेरिटेंस जो है वो कैसे होता है और इनके लॉज को, इनहेरिटेंस के जो लॉज होते हैं उनको उन्होंने प्रपोज किया। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशंस इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology. मेंडल ने जो इन्वेस्टिगेशन किया ना
उसमें पहली बार ऐसा देखने को मिला कि बायोलॉजी की स्टडी के लिए या बायोलॉजी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन करने के लिए स्टैटिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल टूल्स का यूज किया गया। His experiments had a large sampling size which gave greater credibility to the data that he collected. मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कई जनरेशन तक किया और उन्होंने जो रिजल्ट बताया वैसे नहीं है कि एक दो प्लांट के ऊपर जो है वो रिजल्ट में भी एक दो प्लांट बने, काफी लार्जर साइज में जो है वो प्लांट को उन्होंने ग्रो किया, तब जाकर के उन्होंने अपने रिजल्ट रखे। तो इनका जो इतना बड़ा जो सैम्पलिंग साइज था उससे लोगों को क्या हुआ, विश्वास तो हुआ कि हाँ प्रोसीजर जो है वो बता रहे हैं वो सही है। ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फेरेंसेज from experiments on successive generations of his test plant proved that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए और उसके बेसिस पर सक्सेसिव जनरेशन्स में जो रिजल्ट देखने को मिले उससे उन्होंने इनहेरिटेंस के जो जनरल रूल्स दिए उनके बारे में एक बेसिक आइडिया तो लगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है। Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits, example tall or dwarf plants, yellow or green seeds. मतलब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया ना जिन कैरेक्टर्स को लेकर के, उनके जो ट्रेट थे वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट थे। जैसे कि स्टेम की आई टॉल और डॉर्फ, जैसे कि सीड जो है उनका कलर येलो या फिर ग्रीन, ऐसा मीडिएटर कोई भी उनमें कलर देखने को या मीडिएटर जो है उनमें साइज हाइट ऐसा नहीं देखने को मिल रही थी। तो उन्होंने वो कैरेक्टर चूज किए जो जस्ट एक दूसरे के, या तो लंबी हाइट है या छोटी हाइट, ऐसा कोई कैरेक्टर चूज नहीं किया जिसमें कई वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। दिस अलाउड हिम टू सेट अप ए बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल गवर्निंग इनहेरिटेंस which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity inherent in them. उन्होंने जो ट्रेट लिए जो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो उन्होंने जो इनहेरिटेंस की स्टडी करने के लिए जो बेसिक रूल उनको एस्टेब्लिश करने थे उसमें उनको काफी ज्यादा हेल्प मिली। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। मेंडल ने जो आर्टिफिशियल क्रॉस करवाई या फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाया उसमें उन एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स चूज की। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का मतलब ये होता है कि जैसे उन्होंने दो प्लांट लिए, एक टोल लिया और एक डॉर्फ लिया, इनके बीच में क्रॉस करवाया। तो पहले उन्होंने क्या किया, टोल को टोल से क्रॉस करवा करके इसका प्योर लेवल लेकर के आए, डॉर्फ को डॉर्फ से क्रॉस करवा करके जो है वो इसका प्योर लेवल लेकर के आए, तब जाकर के उनको पेरेंट के रूप में उन्होंने यूज किया था। A true breeding line is one that having undergone continuous self-pollination shows the stable trait inheritance and expression for several generation। मतलब लंबे टाइम तक उन्होंने कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन करवाया ताकि जो ट्रेट है जैसे कि लंबी हाइट है तो वो स्टेबल ट्रेट देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि मान लो वो किसी भी प्लांट को उन्होंने चूज किया और उसको क्रॉस करवा दिया। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज as pair which was similar except for one character with contrasting trait। मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे, 14 ट्रेट्स को लेकर के उन्होंने स्टडी की, तो उन्होंने 14 क्या बनाई, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन बनाई, क्योंकि ट्रेट कितने हैं, 14 हैं। तो जैसे टॉल की उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई, डॉर्फ की बनाई, ऐसे ही हर कैरेक्टर की बनाई। तो हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट हैं तो 14 उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई। Some of the contrasting trait selected very smooth or wrinkled seed, yellow और green seed। जो कंट्रास्टिंग ट्रेट उन्होंने चूज किए उनमें से है स्मूथ और रिंकल्ड सीड हैं, येलो और ग्रीन सीड हैं, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड ग्रीन और येलो पॉड्स हैं, टॉल और डॉर्फ प्लांट्स। 2 सीड के कैरेक्टर लिए, 2 फ्लावर के कैरेक्टर लिए, 2 पॉड के कैरेक्टर लिए और एक स्टेम की हाइट ली। ठीक, समझ में आया? तो ये हमने आज का टॉपिक कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा है इसको यहाँ पे एक टेबल के थ्रू समझा रखा है। यहाँ पर देखिए कि मेंडल ने ये 7 कैरेक्टर्स को चूज किया और ये कंट्रास्टिंग ट्रेट है, जिसमें डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मेंडल ने जो स्टडी की उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था वो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझा रखा है। देखो पी का जो प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल होता है।
मेंडल को एक को मेल की तरह चूज करना था, एक को फीमेल की तरह चूज करना था। जिस प्लांट को उन्होंने फीमेल की तरह चूज किया उस प्लांट के फ्लावर पे से उन्होंने मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, और जब एंथर को रिमूव करते हैं इस तरीके से आर्टिफिशियली, उसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन प्रोसीजर। फिर उन्होंने एक को फीमेल की तरह चूज कर लिया, एक को मेल की तरह। अब जो फीमेल है इस पार्ट को उन्होंने कवर कर दिया होगा ताकि अनवांटेड पोलन जो है वो यहाँ पर ना आ सके, सिर्फ वो जो चाहे वो ही पोलन यहाँ पे आए। तो जब मैच्योर हुआ होगा ये मेल प्लांट और यहाँ पे पोलन ग्रेन बने होंगे तो उनको उन्होंने चूज किया, और फिर उनको जो है वो फीमेल पार्ट के स्टिग्मा वाले पार्ट पर उनको डिपोजिट किया। फिर दोबारा से इनको कवर कर दिया होगा, और फिर यहाँ पे जर्मिनेशन हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, और फिर यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन हुआ होगा। फिर उन सीड को उन्होंने ग्रो किया, तब जाकर के उनको रिजल्ट देखने को मिले कि फर्स्ट जनरेशन में क्या रिजल्ट आया होगा। इस तरीके से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, थैंक यू।